Assalamu alaikum students. In this video we will discuss the Punjab Sales Tax on Services Act 2012. Dear students, आज की इस वीडियो के अंदर हम पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि इस एक्ट का जो टाइटल है वो अपने अपने माइंड में रखना है, वो यही है द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012। अब इस टाइटल को अगर हम देखें तो इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है इस एक्ट की तरफ जाने से पहले। जो पहली चीज़ है वो है सेल्स टैक्स, कि जब भी कोई चीज़ सेल की जाएगी तो उस पे एक टैक्स लगना है, उसके हवाले से ये जो एक्ट है वो दिया गया है। ठीक है, किसी भी चीज़ की सेल्स के लिए ये टैक्स बनाया गया। अब वो चीज़ क्या है? वो है सर्विसेज। सर्विसेज को अंडरस्टैंड करना यहाँ पे ज़रूरी है ताकि आगे आने वाली जितनी भी कहानी है, स्टोरी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, सर्विसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए गुड्स को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जो एक मुल्क होता है उसकी एक जीडीपी आपने सुनी होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी बेसिकली क्या होती है? जो एक मुल्क होता है उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली टोटल गुड्स प्लस टोटल सर्विसेज को अगर हम ऐड अप करें और उनकी वैल्यू को कहते हैं जी जीडीपी। कि एक मुल्क के अंदर जितनी भी सर्विसेज एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, उनको कंबाइन करके उनकी वैल्यू निकाल ली जाए तो उसको कहते हैं जी जीडीपी कहते हैं। अब गुड्स क्या होती हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। उसकी वजह यह है कि गुड्स जो है उसके लिए एक अलग एक्ट है, सर्विसेज के लिए अलग एक्ट है। गुड्स के लिए जो अथॉरिटी है वो एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और सर्विसेज के लिए जो अथॉरिटी है वो पंजाब लेवल पे है, जिसको पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है, यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं कि सर्विसेज के लिए पीआरए है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, और गुड्स के लिए फेडरल लेवल पे है, मुल्की लेवल पे होता है, वो एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वो 2002 का एक्ट है और ये 2012 का एक्ट है सर्विसेज का। अब ये जो गुड्स होती हैं, पहली बात तो ये है कि उनकी एक फिजिकल अपीयरेंस होती है। उनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहीं भी दुकान पे जाते हैं, शूज़ वाली दुकान से शूज़ ख़रीदते हैं, तो वो शूज़ जो है उसको आप टच कर सकते हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, तो वो क्या है जी? वो एक गुड है। इसी तरह आप कपड़े वाली दुकान पे जाते हैं तो कपड़ा ख़रीदते हैं, तो कपड़ा भी गुड है। इसी तरह आप कोई परचून वाली दुकान पे चले जाते हैं, वहाँ से कोई घर का सामान ख़रीद लेते हैं, या फिर कोई स्टेशनरी वाली दुकान से जाके कुछ सामान ख़रीदते हैं, तो जो भी ऐसा सामान जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस हो, ऐसे सामान को कहते हैं जी गुड्स। ठीक है। अब गुड्स में पहला जो डिफरेंस हमें नज़र आ गया कि ये ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होगी। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज इसका उल्टा है। सर्विसेज में फिजिकल अपीयरेंस बेसिकली नहीं होती। ठीक है जी, उसको आप टच नहीं, सर्विस को आप टच नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद अगर हम गुड्स की बात करें तो जब भी गुड्स आप ख़रीदते हैं तो उनकी ऑनरशिप सेलर से कस्टमर को ट्रांसफ़र हो जाती है। आप पैसा देते हैं शॉपकीपर को और उसके नतीजे में वो क्या आपको दे देता है? आपको शूज़ दे देता है, कपड़े दे देता है, या फिर कोई टॉयज़ दे देता है, कोई भी सामान जिसकी फिजिकल अपीयरेंस है वो आपको दे देता है। तो इस तरह क्या होता है कि उस पैसे के बदले में उन गुड्स की जो ऑनरशिप है वो एक कस्टमर को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो दूसरी चीज़ हमें ये पता चली कि जो भी गुड्स होती हैं उनकी ऑनरशिप होती है और वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। इसको आसान सी ज़बान में समझने के लिए ये समझ लें कि अगर आप
किसी को कहते हैं कि आप मेरा सर दबाएं, और वो बंदा आपका सर दबाता है, और उसके बदले में आप उससे क्या डील करते हैं कि अगर आप मेरा 15 मिनट के लिए सर दबाओगे तो मैं आपको 200 रुपये दूंगा। अब वो बंदा आपका 15 मिनट सर दबाएगा और आप उसको 200 रुपीज़ दे देंगे। अब यहाँ पे कोई फिजिकल चीज़ तो आपको नहीं मिली, ठीक है, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिली है, आपने एक यूटिलाइजेशन ऑफ कोई सर्विस की है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई फिजिकल चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हुई। आपने ये तो नहीं ना कह दिया उसको कि क्योंकि मैंने आपको 200 दिया तो आप मुझे अपने हाथ उतार के दे दो। तो होता ये है कि जो सर्विसेज होती हैं उनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, लेकिन वो आप पैसे देते हैं और उनसे अपनी यूटिलिटी कुछ ना कुछ अपनी सेटिस्फैक्शन हासिल करते हैं। इसी तरह हम देखें, अगर आप किसी नाई की बार्बर की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ से आप बाल कटवा लेते हैं। अब वो जो बाल कटवाना है वो सर्विस है। इसी तरह अगर आप किसी होटल पे जाते हैं, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपने 2 दिन रात गुजारनी, आप क्या करते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद चले गए हैं, वहाँ पे आपने होटल में रहना है। अब होटल के कमरे की आप 2 दिन के लिए पेमेंट करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल 5,000 है, 6,000 है, जितनी भी है, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वो कमरा ही खरीद लिया, कमरा नहीं खरीदा, आपने उनकी 2 दिन की सर्विस खरीदी है। आप 2 दिन के लिए वहाँ पे रहेंगे, 2 दिन वो जो होटल वाले हैं वो आपको सर्विसेज रहने की, रिहाइश की देंगे, आपको टावल देंगे, आप वो चीज़ें यूज़ करके क्या करेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। तो फिज़िकली आपको कुछ ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन आपने एक सेटिस्फैक्शन हासिल कर ली है उन पैसों के बदले जो आपने उनको पे किए। तो ये था जी मोटा सा डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब होता क्या है कि जो मुल्क होता है उसकी, मैंने कहा ना, जीडीपी होती है। जीडीपी क्या है जी, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन 1 ईयर, ठीक है जी। अब गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए क्या करती है, गुड्स के ऊपर भी टैक्स लगाती है, सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स लगाती है। अब इस टैक्स का कोई एक तरीकाकार होना चाहिए, कोई एक प्रोसेस होना चाहिए, कैसे टैक्स लगेगा, किन सर्विसेज पे टैक्स लगेगा, ठीक है, उनको कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से बंदे होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, जिसको कहते हैं जी पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012, ठीक है जी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। पंजाब सेल्स एक्ट, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012, 42 ऑफ 2012। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि 2012 के अंदर जितने भी पंजाब के एक्ट पास हुए उसमें इसका जो नंबर है वो 42 नंबर है, ठीक है जी। दिस एक्ट वाज पास्ड बाय द पंजाब असेंबली ऑन 21 जून 2012। ये एक्ट जो है ये पंजाब असेंबली से 21 जून 2012 को पास हुआ। अच्छा, ये जो एक्ट है कैसे पास होता है ये भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है आपके पेपर्स के हवाले से। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसका एक तरीका बताया गया है कि कोई भी एक्ट जो है वो पास कैसे होता है। बेसिकली एक बिल होता है जो पंजाब असेंबली के अंदर, किसी भी प्रोविंशियल असेंबली के अंदर लाया जाता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होती है, फिर 1/3 मेजोरिटी से वो बिल पास होता है। उस बिल को पास होने के बाद क्या किया जाता है जी, भेजा जाता है उस प्रोविंस के गवर्नर के पास। वो गवर्नर फिर उसकी मंजूरी देता है उस बिल की, और जब गवर्नर मंजूरी दे देता है तो वो बिल एक्ट में तब्दील हो जाता है, ठीक है जी। अब वो जो एक्ट है उस गवर्नर की मंजूरी के बाद क्या होता है जी, ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश कर दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है जी। अब हमने देखना है कि ये पंजाब असेंबली से कब पास हुआ, 21 जून 2012। उसके बाद गवर्नर साहब ने इसको कब साइन किया, इसको कब मंजूर किया, 26 जून 2012, ठीक है। और उससे अगले दिन ही ये ऑफिशियल गैजेट, पंजाब गैजेट के अंदर 27 जून 2012 को पब्लिश कर दिया गया, ठीक है जी। ये आपने डेट्स माइंड में रखनी है। 21 जून को ये असेंबली से पास होता है, 26 जून को गवर्नर साहब इस पे साइन करते हैं और 27 जून को ये ऑफिशियल गैजेट के अंदर
आ जाता है और 27 जून 2012 को ही ये लागू हो जाता है पूरे पंजाब के अंदर। ये आपने डेट्स को अपने माइंड में रखना है। अब फर्दर आगे चलते हैं तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है कि एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द लिवाई ऑफ अ टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड, ऐसी सर्विसेज जो मुहैया की गई उन पे टैक्स लगाया जाएगा। रेंडर्ड, जो सर्विस मुहैया की जा रही हैं। इनिशिएटेड, जो शुरू की गई। रिसीव्ड, ओरिजिनेटेड, एक्सिक्यूटेड आर कंज्यूम्ड इन द पंजाब, कि पंजाब के अंदर कोई भी सर्विसेज के हवाले से एक्टिविटी हुई है, सर्विसेज किसी ने ली है, इनिशिएट की है, शुरू की है, रिसीव की है, ठीक है, किसी को प्रोवाइड की गई हैं, तो सर्विसेज के हवाले से पंजाब के अंदर इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया जी, टैक्स लगा दिया गया। उसके बाद प्रियम्बल की बात करें, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड फॉर द लिवाई ऑफ टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड, रेंडर्ड, इनिशिएटेड, ओरिजिनेटेड, एक्सिक्यूटेड, रिसीव्ड आर कंज्यूम्ड इन द पंजाब एंड टू डील विद एसिलनरी मैटर्स, के सर्विसेज के रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको डील करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। सर्विसेज, ये आपने याद रखना है कि प्रोवाइडेड, रेंडर्ड, इनिशिएटेड, ओरिजिनेटेड, एक्सिक्यूटेड, रिसीव्ड या कंज्यूम्ड, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। इन सारे वर्ड्स के ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता है और ये टैक्स भी अप्लाई होता है। ठीक है, कोई भी सर्विस है वो प्रोवाइड कर दी गई है फिर भी टैक्स लगेगा, वो रेंडर्ड की जा रही है अभी प्रोवाइड की जा रही है फिर भी लगेगा, वो सर्विस इनिशिएट कर दी गई है। इनिशिएटेड का मतलब ये है कि वो सर्विस अभी कंप्लीट नहीं हुई, आपने किसी से अपने सर दबवाना शुरू कर दिया है तो फिर भी लगना, आपका टैक्स गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी। ओरिजिनेटेड, एक्सिक्यूटेड, रिसीव्ड और कंज्यूम्ड, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इट इज़ इनेक्टेड एज फॉलोज, इसका फिर है जी चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, इब्तदाइया या इंशाइया इसको कहा जाता है। जैसा कि हर एक्ट के अंदर पहला चैप्टर जो है वो प्रिलिमिनरी का होता है। अब पहले चैप्टर का सेक्शन नंबर 1 है, ये सेक्शंस होते हैं। सेक्शन नंबर 1 जो है वो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल कहते हैं जो इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल इस्तेमाल होगा वो क्या होगा। एक्सटेंट का मतलब है इस एक्ट का दायरा कार क्या होगा, ये पाकिस्तान के अंदर किस सूबे पे लागू होगा और कहाँ कहाँ पे लागू होगा ये बताया गया है। उसके बाद कमेंसमेंट का मतलब है कब लागू होगा। ठीक है जी। दिस एक्ट में बी साइटेड एज द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012। इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल जो है वो है पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012। एक्सटेंट की बात करें तो इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ पंजाब, पूरे पंजाब पे ये जो है वो लागू होता है ये वाला एक्ट। उसके बाद कमेंसमेंट की बात करें, दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन एंड फ्रॉम सच डेट एज गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई। तो ये उसी डेट से लागू हो जाएगा जो डेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देगी ऑफिशियल गैजेट। जब ये ऑफिशियल गैजेट में मैंने बताया ना 27 जून 2012 को ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश हुआ, तो उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो पब्लिश करते हुए उसकी डेट को मेंशन कर देती है कि ये कब से लागू होगा, तो वो 27 जून 2012 ही है। उसके बाद चौथी चीज़ है नॉट विद स्टैंडिंग सब सेक्शन 3। अच्छा, ये जो बाहर वाले होते हैं ये सेक्शंस होते हैं, उसके अंदर ये फिर सब सेक्शंस होते हैं। वो कह रहा है कि इस सब सेक्शन 3 के बावजूद द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई सर्विसेज आर classes of services in respect of which tax shall be collected and paid with effect from the date subsequent to the different from the date of the commencement of this act। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो ये स्पेसिफाई कर सकती है कोई ख़ास क्लास की सर्विसेज या कोई ख़ास किस्म की सर्विसेज जिन पे हम बाद में टैक्स लगाएंगे या पहले लगाएंगे, उनकी डिफरेंट डेट्स रखी जा सकती हैं। अच्छा, इसके अंदर एंड पे ना 2 स्केजुअल्स हैं, उनके पहले स्केजुअल के अंदर सारी सर्विसेज को डिफाइन किया गया है कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। दूसरे स्केजुअल के अंदर उनमें से जिन सर्विसेज पे टैक्स लगना है और कितना लगना है ये सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, तो उनमें से जो भी सर्विसेज अगर गवर्नमेंट चाहे कुछ ख़ास सर्विसेज हैं वो ये कहती है कि उसको उसके ऊपर
1 महीने बाद हमने टैक्स लगाना है या कुछ उसको टाइम देना चाहते हैं, तो ऐसा भी गवर्नमेंट कर सकती है। ये उसको बताया गया इस चीज़ को, ठीक है जी। उसके बाद जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन नंबर 2, ये है डेफिनेशंस का। और आपको पता है कि किसी भी एक्ट के अंदर जो सबसे अहम सेक्शन एमसीक्यूज़ के हवाले से होता है वो डेफिनेशंस का ही होता है। अब ये जो डेफिनेशंस होती हैं ये बेसिकली आगे आने वाले एक्ट के अंदर जब भी ये डेफिनेशन में से कोई भी टर्म यूज़ होगी तो वो उसका मतलब वही होगा जो डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ होगा। अगर हम देखें तो लॉ का मतलब, या फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का मतलब जो है, अगर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगर लॉ एक्ट में इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब है इस एक्ट के मुताबिक लॉ, ठीक है। तो इस तरह ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो स्पेसिफिक होती हैं उस एक्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें पहली डेफिनेशन जो है वो है एक्टिव टैक्स पेयर। एक्टिव टैक्स पेयर मीन्स अ रजिस्टर्ड पर्सन। जैसा कि नाम से जाहिर है, एक ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड भी हो और टैक्स भी पे कर रहा हो, उसको एक्टिव टैक्स पेयर कहते हैं, ठीक है जी। पहली चीज़ ये क्या है जी, रजिस्टर्ड पर्सन के उसने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है सेल्स एक्ट के डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, जो कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर उसने खुद को क्या किया हुआ है जी, रजिस्टर किया हुआ है। हुज रजिस्ट्रेशन हैज़ नॉट बीन सस्पेंडेड और ब्लैक लिस्टेड बाई द अथॉरिटी। अब ये अथॉरिटी क्या है, वही है PRA, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने उसकी रजिस्ट्रेशन को ना सस्पेंड किया है ना ब्लैक लिस्ट किया है, तो ऐसे बंदे को रजिस्टर्ड पर्सन कहा जाएगा और वो एक्टिव टैक्स पेयर भी कहलाएगा। दूसरा पॉइंट है हु हैज़ फाइल्ड हिज टैक्स रिटर्न। अच्छा, ये फाइल्ड टैक्स रिटर्न का मतलब होता है कि उसने अपना टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवा दिया, ठीक है। तो ऐसा बंदा जिसने गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाया है फॉर एट लीस्ट वन ऑफ द प्रीसीडिंग 3 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड्स, जो पीछे 3 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड्स गुजरे हुए हैं, उनमें से एट लीस्ट एक पीरियड के अंदर उसने क्या किया है कि अपना टैक्स जमा करवाया है, तो उसको भी रजिस्टर्ड पर्सन और एक्टिव टैक्स पेयर कहा जाएगा, ठीक है जी। तो एक्टिव टैक्स पेयर की आपको डेफिनेशन में 3 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। पहली चीज़ कि वो रजिस्टर्ड पर्सन होता है, उसने खुद की रजिस्ट्रेशन करवाई होती है टैक्स देने के लिए, ठीक है। और उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कायम भी होनी चाहिए, उसको सस्पेंड या ब्लैक लिस्ट अथॉरिटी ने नहीं किया। उसके बाद उसने जो प्रीसीडिंग 3 कंसेक्टिव पीरियड्स गुजरे हैं टैक्स देने के, उनमें से कम एक पीरियड में उसने क्या किया कि अपना टैक्स जमा करवा दिया। तो ऐसे बंदे को एक्टिव टैक्स पेयर कहा जाएगा कि वो बंदा एक्टिवली क्या कर रहा है, अपना टैक्स पे कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन है। उसके बाद इसकी एक सब डेफिनेशन है जी, एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज एडिशनल कमिश्नर ऑफ द अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी बनाई गई है, ये जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, इसके अंदर एक ऑफिसर है जिसका नाम एडिशनल कमिश्नर है और इसको अपॉइंट किया जाएगा और इसकी जो ड्यूटीज़ होंगी वो आगे हम देखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद है जी इसकी सब सेक्शन जो है वो 1 की B, एपेलेट ट्रिब्यूनल। अच्छा, ये एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है? ये बेसिकली ये भी एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, एक ग्रुप बनाया गया है जिसको आप अपील कर सकते हैं। मतलब ये कि आप किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी टैक्स से, किसी भी फैसले से जो आपके ऊपर एक्स्ट्रा कोई टैक्स लग गया या किसी भी चीज़ से आप नाखुश हैं और आप गवर्नमेंट को एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं जी, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाके उसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं। मीन्स द एपेलेट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर द पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी PRA एक्ट 2012। अच्छा, ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट 2012 के अंदर ये भी एक अलग एक्ट है, ठीक है।
ये 43 नंबर है 2012। अच्छा, ये जो सेल्स वाला है ये 42 नंबर है। 43 नंबर जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट 2012 है। ये आपने माइंड में रखना है, यहाँ से आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है। वो क्या पूछ सकता है कि पंजाब रेवेन्यू एक्ट 2012 जो है उसका नंबर क्या है। तो आपके माइंड में 42 चल रहा होगा, लेकिन ये PRA जो है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट, ये 43 नंबर है। ये आपने याद रखना, ये 43 नंबर है। उसके तहत ये एपलेट ट्रिब्यूनल बनाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, तो वो है अरेयार्स। ये आपने बहुत सारे एक्ट्स के अंदर पहले भी देख चुके हैं। अरेयार्स बेसिकली क्या होते हैं, ये ड्यू पेमेंट होती है, जो वाजिबात होते हैं जो आपने अभी अदा नहीं किए होते, ये वाजिबात को कहते हैं अरेयार्स। अब हम वाजिबात कैसे, फॉर एग्जांपल आपने 10 तारीख आपकी डेडलाइन थी कोई पेमेंट करने की, गवर्नमेंट को टैक्स देने की, और आपने 11 तारीख तक वो पेमेंट नहीं दी। फॉर एग्जांपल 10,000 पेमेंट थी, ठीक है। अब जब 11-12 तारीख हो जाएगी तो वही 10,000 जो पहले आपने पे करना था टैक्स, वो 11-12 तारीख को उसका नाम जो है वो चेंज होकर टैक्स से अब क्या हो जाएगा, अरेयार्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपके वाजिबात हैं जो आपने विद इन ड्यू डेट अदा नहीं किए। तो अरेयार्स इन रिलेशन टू अ पर्सन शैल मीन ऑन एनी डे द नेक्स्ट ड्यू एंड पेएबल by the person under the act are the rules before that day but which has not been yet paid। मतलब जो आपने पेमेंट करनी थी, ड्यू डेट जो पेएबल था कुछ, तो वो आपने नहीं किया, तो उस डेट के बाद उसको क्या कहा जाएगा जी, अरेयार्स कहा जाएगा। उसके बाद थर्ड है जी असिस्टेंट कमिश्नर। हमने ऊपर क्या पढ़ा जी, एडिशनल कमिश्नर एक ऑफिसर होगा, एडिशनल कमिश्नर, और एक और ऑफिसर का नाम आ गया जी असिस्टेंट कमिश्नर, जिसको AC भी कहते हैं। मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी के अंदर जो असिस्टेंट कमिश्नर होगा वही इस एक्ट के अंदर भी असिस्टेंट कमिश्नर होगा। तो ये 2 लोग हैं, पहला असिस्टेंट कमिश्नर, उससे पहले हमने एडिशनल कमिश्नर भी पढ़ लिया है। उसके बाद एसोसिएट्स, ये टर्म समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रा टेक्निकल है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एसोसिएट्स बेसिकली उन लोगों को कहते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिनका आपस में कोई ना कोई इंटरेस्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अब इसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी था, क्यों ज़रूरी था वो अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। Associates are associated person refers to two person where the relationship between them is such that one may reasonably be expected to act in accordance with the intentions of the other। वो कह रहा है कि 2 पर्सन किसी ऐसे रिलेशन में हो कि जिसके अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर अपनी इंटेंशंस जो है वो इम्पोज कर सके। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर एक जो है वो बेटा है और एक बाप है। अब ये जो बाप है वो क्या कर सकता है, अपने बेटे के ऊपर अपनी इंटेंशंस को इम्पोज करवा सकता है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे जी, ये दोनों बाप और बेटा आपस में एसोसिएट्स हैं, जुड़े हुए। होता क्या है बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने बाप और बेटे की एग्जांपल ली है। अगर बाप की कोई फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, ठीक है, कपड़े की फैक्ट्री है, और बेटे की एक और कंपनी है जिसको कहते हैं जी एडवर्टाइजिंग कंपनी। अब बाप ने अपनी फैक्ट्री की एडवर्टाइजमेंट करवानी है और वो अपने बेटे के पास चला जाता है। अब ये जो नॉर्मल फीस उसका बेटा लेता था एडवर्टाइजमेंट करने की किसी भी कंपनी की, वो फॉर एग्जांपल 5 लाख थी, ठीक है। अब उस जो फैक्ट्री वाला है वो क्योंकि उस एडवर्टाइजमेंट कंपनी के मैनेजर का बाप है, तो वो वहाँ पे जाएगा और उसको कहेगा यार तू मेरा बेटा है तो तू मुझसे कितने ले ले, 1 लाख रुपए ले ले। वो कहता है ठीक है जी, मैं आपसे 1 लाख ले लेता हूँ, आप मतलब हमारा रिलेशन है, हम बाप बेटा है। तो इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट को नुकसान होता है।
कैसे? जो 5 लाख के ऊपर गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल इस सर्विस के ऊपर, ये जो एडवर्टाइजिंग सर्विस है, इसके ऊपर 16% टैक्स लगाया हुआ था। अब 5 लाख का 16% तकरीबन 80,000 बनता है, और अगर 1 लाख का 16% निकालें तो वो 16,000 बनता है। तो जब 1 लाख और 5 लाख के दरमियान डिफरेंस आ जाएगा तो इससे गवर्नमेंट को क्या होगा जी, जो उन्होंने सेल्स टैक्स लेना था वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट पहले ही डिफाइन कर देती है कि कोई भी ऐसा अगर रिलेशन आएगा जो एसोसिएट्स होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे कि उनके दरमियान कोई ऐसी सर्विस की ट्रांजैक्शन हुई है, किसी ने एक दूसरे से सर्विस ली है, तो हम क्या करेंगे, उसको जर्नलाइज करेंगे। हम देखेंगे कि उसका जो बेटा है वो बाकी कंपनियों को 5 लाख में दे रहा है, तो हम भी उससे 80,000 रुपये चार्ज कर लेंगे बाकी कंपनियों को रेफरेंस करते हुए, चाहे वो अपने बाप को 1 लाख में दे या 50,000 में दे, डजेंट मैटर। जो गवर्नमेंट है वो अपना टैक्स 80,000 ही चार्ज करेगी। ठीक है, तो आई होप कि ये जो बात है आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट है, आर बोथ पर्सन्स में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अ थर्ड पर्सन, बट 2 persons shall not be associated solely by the reason of the fact that one person is in employ of the other, or both persons are employ of the third person। अच्छा, ये फिर आगे उन्होंने पहले उन्होंने 2 बंदों का बताया, अब 3 बंदों का भी बता दिया। वो कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 3 बंदे भी हैं तो वो भी एसोसिएट्स इस तरह हो जाएंगे कि अगर 2 बंदे, किसी एक बंदे की इंटेंशंस, कोई एक बंदा है और वो 2 बंदों को ऊपर क्या कर रहा है, अपनी इंटेंशंस को इम्पोज कर रहा है, तो इस तरह वो दोनों जो है वो तीसरे बंदे के क्या होंगे, एसोसिएट्स हो जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो कोई एक बंदा है, फॉर एग्जांपल उसका नाम अली है, ठीक है, और अली के 2 बिजनेस हैं, वो ऑनर है 2 बिजनेसेस का। एक उसकी उसी तरह कोई फैक्ट्री है या स्कूल है, और दूसरा उसका जो बिजनेस है वो एडवर्टाइजिंग का है। वो क्या करता है कि अब एडवर्टाइजिंग वाला जो है वो भी बिजनेस है, वो ऑनर है। उन दोनों बिजनेसेस के कोई ना कोई मैनेजर्स होंगे, कोई बड़े सीईओ उसने रखे हुए होंगे मैनेजर्स, ठीक है। तो अब अली जो है वो बेसिकली क्या है जी, बाहर बैठा है, मेन ऑनर है, प्रिंसिपल ऑनर है। वो क्या करता है, अपनी इंटेंशंस उन दोनों मैनेजर्स पे डाल सकता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है जी, ऑनर है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताई जा रही है कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ एम्प्लॉय, किसी का एम्प्लॉय होना ही काफ़ी नहीं है कि आप एसोसिएट हो गए। वो ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी किसी का एम्प्लॉय है तो वो उसका एसोसिएट भी होगा, क्योंकि इसमें ये एक है ना कॉम्प्लिकेशन कि जो एम्प्लॉय होता है वो तो एक रूटीन वर्क करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा अपने बॉस की ही हर बात बॉस से पूछ के कर रहा होता है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे समझना है वो ये है कि अगर 3 पर्सन हो तो उनमें से एक पर्सन अगर अपनी इंटेंशन दूसरे 2 पे डाल रहा है तो वो दोनों उसके क्या हो जाएंगे जी, एसोसिएट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने इसकी फिर वो एग्जांपल भी देखी कि एक ही ऑनर है, उसका एक स्कूल भी है, एडवर्टाइजिंग कंपनी भी है। वो अपने स्कूल की प्रमोशन के लिए अपने दूसरे मैनेजर को कह सकता है कि आप इसकी प्रमोशन जो है वो फ्री कर दें, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको जर्नलाइज करेगी और देखेगी कि स्कूल की प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजिंग कंपनी बाकियों से कितने पैसे लेती है, उसी हिसाब से अपना टैक्स लगाएगी, क्योंकि वो फिर गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, एसोसिएट के अंदर काउंट करेगी और इस तरह गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाएगी। तो ये जो एसोसिएट वाली टर्मिनोलॉजी है इसको मैंने बड़े डिटेल से डिस्कस कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। उसके बाद है जी, विदाउट प्रेजुडिस टू द जर्नैलिटी ऑफ पैराग्राफ ए एंड सब्जेक्ट टू द पैराग्राफ सी, द फॉलोइंग पर्सन शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एसोसिएट्स। अच्छा, उन्होंने फिर एसोसिएट्स की थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दी है कि ये वाले लोग हैं ये हमेशा एसोसिएट्स ही होंगे, चाहे उनकी इंटेंशन हो या ना, मतलब वो अपनी इंटेंशन किसी दूसरे पे डाल रहे हो या ना डाल रहे हो, इम्पोज कर रहे हो या ना कर रहे हो, फिर भी उनको एसोसिएट ही माना जाएगा। कैसे?
एन इंडिविजुअल एंड अ रिलेटिव ऑफ दैट इंडिविजुअल, कोई भी बंदा है और उसका कोई भी रिश्तेदार है तो वो आपस में क्या होंगे जी, एसोसिएट्स होंगे। मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कोई भी पर्सन्स हैं उन्होंने कोई ग्रुप बनाया हुआ है, एसोसिएशन बनाई हुई है और एसोसिएशन के अंदर उनके इंटरेस्ट एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। एसोसिएशन में क्या होता है, सब लोग मिल के कोई ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसमें उनका एक ख़ास गोल अचीव करने का मकसद होता है और सारे जो है वो आपस में मिल के एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं और उन टास्क के नतीजे में उन्होंने ख़ास एक अचीवमेंट हासिल करनी होती है। तो इस तरह के एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे आपस में क्या होंगे जी, वो एसोसिएट्स करार दिए गए। अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड द एसोसिएशन where the member either alone or together with an associate or associates under another application of this section controls 50% or more of the rights to income or capital of the association। वो कह रहा है कि कोई भी एसोसिएशन का बंदा है या फिर कोई भी ऐसा बंदा है जिसने उस एसोसिएशन के अंदर 50% कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है और उसको डिविडेंड मिलना है, हिस्सा मिलना है, तो ऐसे बंदे को भी क्या कहा जाएगा, उस एसोसिएशन के अंदर एसोसिएट कहा जाएगा। नेक्स्ट है जी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब होता है ऐसा बंदा जो किसी भी कंपनी का कोई शेयर खरीद लेता है। अब ये शेयर खरीद लेना का मतलब क्या है कि कंपनी का जो कैपिटल होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, कोई भी फॉर एग्जांपल कंपनी है, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मशीनरी खरीदनी है, एम्प्लॉयज़ लगाने हैं, ये सारी चीज़ें। तो उस पैसे में से आप क्या करते हैं, कुछ पैसे अपने भी लगा देते हैं कि ये मैं फॉर एग्जांपल 10% मैंने लगाया, आप इसमें से मुझे फिर कुछ प्रॉफिट होगा उसमें से मुझे देते रहना। तो ऐसे बंदे को शेयर होल्डर कहते हैं किसी भी कंपनी का। द कंपनी एंड द कंपनी वेयर द शेयर होल्डर ईदर अलोन आर टुगेदर विद एन associate or associates under another application of this section control either directly or through one or more interposed persons। अच्छा, ये बताया गया है कि कोई भी शेयर होल्डर है कंपनी का, चाहे वो अकेला हो चाहे वो किसी और के साथ मिल के, क्या है कि वो कंट्रोल कर रहा हो उस कंपनी का 50% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर इन द कंपनी, कि उस शेयर होल्डर की उस कंपनी के अंदर 50% या इससे ज़्यादा वोटिंग पावर होगी तो उसको भी एसोसिएट करार दिया जाएगा। 50% और मोर ऑफ द राइट्स टू डिविडेंड, कि उस जो प्रॉफिट वो कंपनी कमा रही है उस प्रॉफिट में से 50% या उससे ज़्यादा का अगर कोई डिविडेंड होता है हिस्सा, मतलब उस बंदे का हिस्सा जिसने उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था, तो उसको अगर 50% या उससे ज़्यादा का जो है वो हिस्सा मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो ऐसा बंदा भी एसोसिएट कहलाएगा बाकी कंपनी के साथ। ठीक है। और 50% आर मोर ऑफ द राइट्स टू द कैपिटल, या उसने कैपिटल के अंदर 50% या इससे ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो भी उस कंपनी का एसोसिएट है। एंड टू कंपनीज, ये तो हमने लोगों की बात की है। अगर दो कंपनियां हों, कंपनियों की अगर हम बात करें, वेयर अ पर्सन ईदर अलोन और टुगेदर विद एन एसोसिएट और एसोसिएट्स अंडर एन अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन कंट्रोल ईदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरपोज्ड पर्सन। वो कह रहा है कि अगर दो कंपनीज में एक पर्सन है इधर अलोन और टुगेदर विद एसोसिएट, या वो अकेला है या उसने कोई अपने रिश्तेदार मिलाए हुए हैं, और एसोसिएट अंडर एंड एप्लीकेशन, इस सेक्शन के एप्लीकेशन या किसी और सेक्शन के तहत 50% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर इन बोथ कंपनीज, उसकी क्या है कि 50% उसकी वोटिंग पावर उन दोनों कंपनीज के अंदर होती है अगर, तो वो फिर दोनों कंपनियां क्या होंगी, आपस में एसोसिएट हो जाएंगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि कोई भी बंदा चाहे वो अकेला हो या अपने एसोसिएट्स के साथ मिलके दो कंपनियों में इस तरह इन्वेस्ट करे कि उन दोनों कंपनियों के अंदर उसकी जो वोटिंग पावर है वो 50% या इससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ये आपने टेक्निकल चीज़ है। जब किसी की भी दो कंपनियों के अंदर 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर हो जाएगी तो वो उन दोनों कंपनियों के ऊपर अपनी इंटेंशंस जो है वो इम्पोज करवा सकता है। ठीक है, तो वोटिंग पावर अगर दोनों कंपनियों के ऊपर उसकी 50% या इससे ज़्यादा होती है
तो वो उन दोनों कंपनियां जो हैं वो आपस में एसोसिएट्स करार दी जाएंगी। 50% आर मोर ऑफ द राइट्स टू डिविडेंड इन बोथ कंपनीज, या फिर किसी भी बंदे के 50% से ज़्यादा या 50% उसके राइट्स हैं दोनों कंपनीज के अंदर, ठीक है, उसने डिविडेंड जो है वो लेना है उन दोनों से अपना हिस्सा, तो फिर भी वो आपस में एसोसिएट्स हैं। 50% आर मोर ऑफ द राइट्स टू कैपिटल इन बोथ कंपनीज, या उसने दोनों कंपनीज के अंदर 50% या इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, कैपिटल के अंदर, तो फिर भी वो कंपनियां क्या हैं जी, एसोसिएट हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही है कि जब 50% या इससे ज़्यादा कोई भी बंदा कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट या उसका डिविडेंड का वो हिस्सेदार है, तो इस तरह के बंदे, या फिर 50% से ज़्यादा उसकी वोटिंग पावर है, तो इस तरह का बंदा बेसिकली क्या है कि वो अपनी इंटेंशंस को उन दोनों कंपनीज के ऊपर इम्पोज करवा सकता है। इसलिए वो दो कंपनी जो है वो आपस में एसोसिएट्स करार दे दी जाती हैं, और उनको फिर जो है वो एसोसिएट तस्वुर करके एसोसिएट वाला जो उसके ऊपर सेक्शन लगेगा वही लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी, 2 पर्सन शैल नॉट बी एसोसिएट अंडर सब पैराग्राफ 1 और 2 ऑफ द पैराग्राफ बी। अब ये जो पैराग्राफ बी है ये वाला जो है ये भी है, उसके 1 और 2 को अगर वो मतलब रिलेटिव्स के बारे में बात कर रहा है कि जो रिलेटिव होते हैं या फिर एसोसिएशन मेंबर्स होते हैं, वो कह रहा है कि वो आपस में एसोसिएट्स नहीं होंगे। वेयर द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट नीदर पर्सन मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द अदर। जहाँ पे आप क्या करें, अगर आपने कोई जो है वो अपने कमिश्नर साहब के पास जाके उनको एक्सप्लेनेशंस देते हैं और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वाकया ही आपस के अंदर आपकी कोई इंटेंशंस जो है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, तो वो आपको क्या कर सकते हैं, उनके अंदर से एक्सक्लूड कर सकते हैं। वो जो 2 सब सेक्शंस हैं पैराग्राफ के, उनसे वो जो रिलेटिव वाला है और एसोसिएशन वाला है, ठीक है जी। तो उनसे आपने अगर एक्सक्लूजन लेनी है तो आपने अपने कमिश्नर को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, उनको जाके एक्सप्लेनेशन देनी है, और वो फिर आपकी बात मान के आपको जो है वो स्पेशल जो है वो एक्सक्लूजन भी एसोसिएट्स के अंदर से दे सकते हैं। अब इसको एक्सप्लेन किया गया इस बात को, द एक्सप्रेशन रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन्स। अब ये जो रिलेशन है, ये जो ताल्लुक है, ये जो आपका एक दूसरे के साथ रिलेशन है, वो क्या होगा, क्या कौन कौन सा रिलेशन हो सकता है। अब इस रिलेशन से ये कन्फ्यूजन हो सकती थी कि क्या सिर्फ बेटे ही हैं या फिर बाप दादा भी शामिल हैं, या कौन कौन से रिलेशन, ये सारी फिर एक्सप्लेनेशन कर दी उन्होंने कह दिया कि इंसेस्टर्स भी हैं और डिसेंडेंट्स भी हैं। मतलब ये कि आपके आबाओ अजदाद भी शामिल है इसमें, आपका बाप दादा दादी नाना नानी सब, और डिसेंडेंट्स आपका बेटा बेटी आपके पोते, ये सारे लोग आपके इस एसोसिएट रिलेशन की डेफिनेशन के अंदर शामिल है। ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स आर एन अडॉप्टेड चाइल्ड। अच्छा, ये एक और चीज़ बड़ी क्लियर की गई है कि अगर आपका कोई अडॉप्टेड, अगर आपने ले पालक कोई बच्चा भी लिया हुआ है तो वो भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है जी, रिलेशन में आपके, और उसको भी एसोसिएट करार दिया जाएगा। इंडिविजुअल आर ऑफ स्पॉज ऑफ द इंडिविजुअल। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है, अगर आपने किसी बेवा से शादी की है और उसका कोई आगे बेटा था तो वो भी आपका क्या है जी, रिलेटिव है, और वो भी आपके जो है वो एसोसिएट के अंदर शामिल होगा, ठीक है जी। अ स्पॉज ऑफ इंडिविजुअल आर एनी पर्सन स्पेसिफाइड, आपकी जो बीवी है वो भी, और उसके रिश्तेदार भी, या भी कोई स्पेसिफिक फाइल लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो लोग हैं उनकी एसोसिएशन जो है, लोगों की एसोसिएशन इंक्लूड्स अ फर्म। आप सब लोगों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई है, एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर कोई फर्म हो सकती है, छोटा बिजनेस हो सकता है, एनी आर्टिफिशियल और ज्यूरिडिकल पर्सन एंड बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म अंडर अ फॉरेन लॉ। कोई भी लीगल बॉडी है या फॉरेन लॉ के अंदर तहत कोई बॉडी बनाई गई है, फर्म बनाई गई है, कंपनी बनाई गई है, ठीक है,
बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी, कंपनी उसके अंदर शामिल नहीं होगी। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के लिए स्पेशल डेफिनेशन इसलिए दी गई है ताकि उसको कंपनी से अलग किया जाए। अब यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सनस को कंपनी कहा जा सकता है या नहीं, तो कंपनी उसको नहीं कहा जा सकता, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन को फर्म कहा जा सकता है, आर्टिफिशियल या ज्यूरिडिकल पर्सन एंड बॉडी कहा जा सकता है, कोई लीगल बॉडी या फॉरेन लॉ के तहत कोई भी जो है वो आपने एसोसिएशन या फर्म बनाई है उसको भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जा सकता है, लेकिन उसको कंपनी नहीं कहा जा सकता। ये अपने माइंड में रखना है। उसके बाद अथॉरिटी की बात करें, मींस पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर द पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट 2012। ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट 2012 जो है वो एक्ट नंबर 43 ऑफ 2012 है, उसके तहत ये PRA अथॉरिटी बनाई गई है। उसके बाद बैंकिंग कंपनी है, इसकी डेफिनेशन है Banking company means a banking company as defined in the Banking Companies Ordinance 1962। अच्छा, ये जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 है उसके अंदर बैंकिंग कंपनी की जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर भी ली जाएगी। एंड इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट विद विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन द पंजाब। और इसके अंदर तमाम वो बॉडी कॉर्पोरेट्स, तमाम वो बिजनेसेस शामिल होंगे जो बैंकिंग के बिजनेसेस पंजाब के अंदर कर रहे हैं। उसके अंदर एक और पर्सन आगे आ गया है जी, कमिश्नर। पहले हमने क्या पढ़ा था, एडिशनल कमिश्नर, फिर हमने पढ़ा असिस्टेंट कमिश्नर, अब आ गया है जी कमिश्नर साहब। कमिश्नर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज कमिश्नर ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी के अंदर एक कमिश्नर होगा, एक एडिशनल कमिश्नर होगा, एक असिस्टेंट कमिश्नर। 3 बंदों का हमें अब तक पता चल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है जी कमिश्नर अपील्स। एक और कमिश्नर आ गया जी, ये इसके साथ अपील्स का वर्ड लिखा गया है कि इस कमिश्नर को आप क्या कर सकते हैं, इनिशियली अपील्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई मसला था, आप कमिश्नर साहब एडिशनल कमिश्नर के पास गए, असिस्टेंट कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर के पास गए, उन्होंने कोई फैसला सुना दिया है और आप उस फैसले से नाखुश हैं, ठीक है, तो आप उस फैसले को क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कमिश्नर अपील्स के पास, ठीक है जी। अच्छा, आप इस बारे में ये सोच रहे होंगे कि हमने ऊपर एक एपेलेट ट्रिब्यूनल भी पढ़ा था कि हमने तो अपीलें एपेलेट ट्रिब्यूनल में करनी थी, तो इन कमिश्नर अपील्स की क्या ज़रूरत है। तो ये बेसिकली होता ये है कि हर अपील एपेलेट ट्रिब्यूनल तक नहीं जाती, ठीक है। शुरू में क्या होता है, इनिशियली आप क्या करते हैं कि कमिश्नर अपील्स साहब के पास चले जाते हैं और उनसे ही मसला हल करवा, अगर वो भी मसला हल ना करें फिर आपने जाना है जो है वो एपेलेट ट्रिब्यूनल में। तो ये इस तरह होता है। मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज कमिश्नर अपील्स ऑफ द अथॉरिटी, अथॉरिटी का कमिश्नर अपील होगा ये। उसके बाद है जी 9A कमीशन। अब कमिश्नर पढ़ के कमीशन भी कोई ऐसा बंदा नहीं समझ लेना आपने, ये वो कमीशन है जो पैसे से रिलेटेड है। आपने सुना होगा कि उस बंदे ने कमीशन ली, फॉर एग्जांपल कोई आपने प्रॉपर्टी डीलर्स को देखा होगा, वो प्लाटों के एक दूसरे के साथ वो करवा देते हैं, सौदे करवा देते हैं और वो कमीशन अपनी प्रॉपर्टी लेने वाले से भी 8-10 हज़ार ले लेते हैं और प्रॉपर्टी जो बेच रहा होता है उससे भी ले लेते हैं। ये कमीशन का जो है वो कॉन्सेप्ट है। कमीशन इंक्लूड्स एनी कंसिडरेशन इन वट यूर फॉर्म। कोई भी कंसिडरेशन है किसी भी फॉर्म में हो सकती है, पैसा हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई आपने गाड़ी ले ली, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने रिसीव्ड आर रिसीवेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ए पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। कोई भी सर्विसेज लेने के लिए कोई बंदा किसी और बंदे के बिहाफ पे काम करके क्या करता है कि जो पैसा कमाता है, कंसिडरेशन लेता है, या उसने रिसीव करनी है या अभी रिसीव कर ली है, तो उसको कमीशन कहेंगे। नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विसेज इन course of buying or selling of goods or services or in relation to any transaction relating to any asset, valuable article or thing not being securities। यहाँ पे आपने ये बात अपने माइंड के अंदर रखनी है कि ये जो कमीशन होती है ये किसी भी एसेट या वैल्यूएबल आर्टिकल
के लिए आप क्या करते हैं, आप फॉर एग्जांपल गाड़ी खरीदने जाते हैं तो किसी मैकेनिक को साथ ले जाते हैं, ठीक है, उसे कुछ कमीशन देनी पड़ती है। या फिर आप प्रॉपर्टी की, मैंने आपको मिसाल दी कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप जो है वो प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ बात करके उनको क्या करते हैं जी, अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है। तो उस ये जो ट्रांजैक्शन वो करवाता है डीलर शीलर, तो वो फिर अपने कुछ चार्जेस लेता है जिसको कमीशन कहते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने माइंड में रखनी है, वो नॉट बीइंग सिक्योरिटीज। आपने सिक्योरिटीज के, अच्छा ये सिक्योरिटीज क्या होती है? सिक्योरिटीज होती हैं बॉन्ड्स, शेयर्स, या फिर ये ट्रेडिंग के हवाले से जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको कहते हैं सिक्योरिटीज़। अब ये जो सिक्योरिटीज़ के अंदर बंदा होता है जो आपकी हेल्प कर रहा होता है, जिस तरह इसमें प्रॉपर्टी डीलर था, बाकी चीज़ों में, सर्विसेज में, तो सिक्योरिटीज़ के अंदर जो होता है उसको ब्रोकर कहते हैं, ठीक है। अब इस ब्रोकर के लिए एक अलग एक्ट है, इसलिए उन्होंने कह दिया है कि सिक्योरिटीज़ के लिए अगर कोई बंदा कमीशन ले रहा है तो वो इसमें शामिल नहीं है। सिक्योरिटीज़ के लिए जो कमीशन ले रहा है वो ब्रोकर है, और ब्रोकरेज के लिए एक अलग ही कानून है, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। उसके बाद कमीशन एजेंट, जो बंदा कमीशन लेता है उसी को कहेंगे। मीन्स अ पर्सन हु एक्ट्स फॉर कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन फॉर सेल और परचेज ऑफ गुड्स और प्रोविजन और रिसीट ऑफ सर्विसेज। कोई भी पर्सन किसी और की बिहाफ पे क्या करता है, कोई गुड्स को बेचता है या फिर सर्विसेज रिसीव करता है। इंक्लूड्स एनी पर्सन हु वाइल एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी और पर्सन के बिहाफ पे जब एक्ट कर रहा था, डील विद गुड्स, गुड्स के साथ डील करे, सर्विसेज आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ सच गुड्स आर सर्विसेज, या फिर ऐसे गुड्स आर सर्विसेज की कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, उनकी कोई चीज़ें चेक करने के लिए कोई भी बंदा है, उसको क्या कहेंगे जी, कमीशन एजेंट कहेंगे। उसके बाद कलेक्ट्स पेमेंट इन ल्यू ऑफ सच गुड्स ऑफ सर्विसेज, कोई भी बंदा जो है वो गुड्स और सर्विसेज के नतीजे में क्या करता है, किसी से पेमेंट लेता है। आप फॉर एग्जांपल आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप पेमेंट नहीं लेते, आपकी जगह पे आपका एजेंट जो है वो पेमेंट, लेन देन का मसला हल कर रहा है आपका, ठीक है, कुछ काम करवा रहा है या ऐसा कोई काम कर रहा है। गारंटीज फॉर द कलेक्शन और पेमेंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, या फिर कोई बंदा जो है वो गारंटी लेता है कि वो कलेक्शन करेगा ऐसी गुड्स या सर्विसेज जो प्रोवाइड कर दी गई हैं, उनकी पेमेंट जो है उसकी कलेक्शन करेगा। अंडरटेक्स एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू सेल और परचेज ऑफ सच गुड्स और प्रोविजन और रिसीट ऑफ सर्विसेज, या फिर वो कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो रिलेटेड है ऐसी सेल्स या परचेज ऑफ सच गुड्स और प्रोविजन या रिसीट सर्विसेज रिसीव करने के लिए कोई भी एक्टिविटी करने वाला बंदा जो है किसी और के बिहाफ में, उसको क्या कहेंगे जी, कमीशन एजेंट कहेंगे। उसके बाद 10th है जी, कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। Common taxpayer identification number means the registration number or any other number or identification code allocated to a registered person। जो registered person है, हमने ऊपर पढ़ा था active taxpayer को registered person कहते हैं। जो registered person है उसको क्या है, अथॉरिटी एक ख़ास आइडेंटिफिकेशन नंबर देती है, एलोकेट करती है, उसको कहा जाता है कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये आपने याद रखना है कि ये एक ख़ास किस्म का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एक कोड होता है जो रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता है। तो ये आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर इसके जो नेक्स्ट सेक्शंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स वगैरह किया करें। थैंक यू वेरी मच।